Hello everyone, welcome to Nav Classes. I am Navdeep Kaur and friends इस नव एपिसोड्स में आपका स्वागत है। ये जो आज पॉडकास्ट लेकर आई हूँ मेरे साथ है अनन्या दीक्षित। सो हेलो अनन्या, हाउ आर यू? Hello, ma'am. I'm good. And how are you? आई एम ऑल्सो गुड अनन्या। अच्छा, सो आपको पता है Okay. अनन्या इकोनॉमिक्स में नेट और कॉमर्स में नेट जेआरएफ भी निकाल चुके हैं और पीएचडी के लिए भी इनका एंट्रेंस एंड ऑल इंटरव्यू भी क्लियर हो गया है। सो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे इनका एडमिशन तक पीएचडी तक ये पहुंचे हैं। सो अनन्या, आप अपनी जर्नी बताइए कि यहाँ तक की जर्नी आपकी कैसी रही? So, ma'am, basically, ma'am, first of all, thank you for inviting me. Ma'am, basically, your platform, this initiative of yours, ये podcast, ये बहुत ही अच्छा idea है. मतलब एस्पिरेंट्स के लिए ये बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि मुझे पता है कि कितना ज़रूरी होता है ये जानना कि कैसे पीएचडी के लिए क्या जर्नी होनी चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए. सो थैंक यू सो मच मैम. एंड मैम, आई बिलोंग फ्रॉम लखनऊ. सो मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन एंड पीजी कंप्लीट किया. एंड मेरे अच्छे परसेंटेज आए थे 75% और मुझे मेडल भी मिला था. एंड उसके बाद देन मैंने ड्यूरिंग माय थर्ड सेमेस्टर मैंने रियलाइज़ किया दैट मुझे नेट क्वालिफाई करना है और इकोनॉमिक्स में नेट करना है. तो मुझे इकोनॉमिक्स काफ़ी पसंद थी एंड मैंने एमकॉम किया है अप्लाइड इकोनॉमिक्स से. सो इकोनॉमिक्स काफ़ी पसंद आई मुझे एंड मुझे लगा कि इकोनॉमिक्स में नेट हो जाएगा तो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी और आसान हो जाएगी. सो मैंने थर्ड सेमेस्टर के टाइम पे अपनी प्रिपरेशन करी एंड प्रिपरेशन के लिए मैंने खुद से ही प्रिपरेशन करी थी उस टाइम पे. लेकिन पेपर वन के लिए मैं आपका थैंक यू बोलूँगी क्योंकि आपके यूट्यूब चैनल काफ़ी अच्छा है और उससे मुझे बहुत हेल्प मिली और भी कुछ यूट्यूब चैनल से मैंने हेल्प लेकर पेपर वन एंड पेपर टू को खुद से बुक्स यूज़ करके प्रिपेयर किया एंड देन नेट क्वालिफाई हो गया एंड आई वॉज रियली वेरी हैप्पी. एंड देन उसके बाद मैम फोर्थ सेमेस्टर के टाइम तक मुझे ये रियलाइज हुआ दैट आप एम कॉम हो अप्लाइड इकोनॉमिक्स से तो आपको कॉमर्स में नेट होना ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज आप वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेबल रहोगे. एंड देन जब एज सुन एज आई रियलाइज दिस उस टाइम पे मैं इकोनॉमिक्स के जेआरएफ के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रही थी. बट देन क्योंकि ये चीज़ मुझे रियलाइज हो गई कुछ इंसिडेंट्स के थ्रू तो मैंने उसको छोड़कर लाइक 2-3 मंथ्स बचे हुए थे एग्जाम आने में दिसंबर 2019 का पेपर आने में. एंड मैंने स्टार्टेड कॉमर्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया एंड देन आई क्रैक्ड जेआरएफ ओवर देयर. एंड यस मैम, कुछ ऐसा सा रहा है मेरे साथ में. नेट और जेआरएफ की कहानी इस तरह से रही. एंड उसके बाद फिर मैम मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी एंड चीज़ें कुछ इस तरह से हुई कि टीचिंग में मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ के मैं सीधा नेट में आ गई कि मैं नेट स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगी, नेट एस्पिरेंट्स को. एंड वो काफ़ी अच्छा चला. मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हूँ जहाँ पे मैं नेट एस्पिरेंट्स को इकोनॉमिक्स के लिए और कॉमर्स के लिए पढ़ाती हूँ. साथ ही अन अकेडमी पे भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, अन अकेडमी प्लस पे. तो टीचिंग वाइज मेरा काफ़ी अच्छा चल रहा था, काफ़ी स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए. देन मुझे एज पीएचडी करना था तो पीएचडी इज द फाइनल एम ऑफ योर्स. तो पीएचडी के लिए मैंने एलयू में अप्लाई किया था एंड वहाँ पे इंट्रेंस हुआ था. इंट्रेंस पीएचडी का वहाँ पे होता है इवन इफ आप नेट हो या जेआरएफ हो, वहाँ ओके। पे उतना मैटर वो चीज़ नहीं करती है. तो एलयू में इंट्रेंस हुआ, इंट्रेंस क्वालिफाई हो गया. उसके बाद वहाँ पे इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के लिए हमें प्रपोजल वगैरह बना के रेडी करके ले जाना था एंड वो चीज़ मैंने प्रिपेयर करी. एंड देन इंटरव्यू अच्छा गया और उसके बाद मेरी थर्ड रैंक वहाँ पे मेरिट लिस्ट में अभी आई है कुछ टाइम पहले. नाइस। अच्छा, एलयू आपका यस मैम. लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये एक्चुअली अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको कैसे लगा कि इसी यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए? इससे पहले कहीं और भी आपने ट्राई मैम किया? बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है. हाँ जी। नहीं नहीं मैम, एक्चुअली मेरी यूनिवर्सिटी मुझे बहुत पसंद है. बट जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया दैट कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कॉमर्स में नेट करूंगी तो बेटर रहेगा. तो एक यूनिवर्सिटी है, मतलब
सभी जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया था फॉर पीएचडी एडमिशन। तो वहाँ पे तो डायरेक्टली कॉल आ गया था फॉर इंटरव्यू, क्योंकि मेरा नेट था, तो मैंने इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई किया था। एंड वहाँ पे आई फेल्ट कि इंटरव्यू के टाइम पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुट अप हुए जहाँ पे मुझे फील हुआ दैट बेटर इज टू गो फॉर कॉमर्स, क्योंकि ये लाइन या इकोनॉमिक्स एमए के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। बिल्कुल। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पहले एक बार ट्राई किया एंड देन मैंने एलयू में ही एडमिशन ले लिया। ओके, ठीक है। सो यस इधर मैम। आपका पहले एंट्रेंस हुआ था, एक्चुअली आपका जेआरएफ है तो उसमें आपका एंट्रेंस हुआ था, है ना? एलयू में दोनों के लिए देना पड़ता हाँ, एलयू में तो प्रोसेस हाँ देना पड़ता है मैम। है। अच्छा, तो एंट्रेंस में किस यस टाइप के मैम। क्वेश्चन आए थे, कितने क्वेश्चंस होते हैं और उसके बारे में आपको कैसे पता चला था फिर? मैम एंट्रेंस का पैटर्न काफी हद तक नेट के एग्जाम के जैसा ही होता है। 100 क्वेश्चंस आते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी का अलग से पेपर होता है और आपका जो भी पेपर है उसका पेपर अलग होता है। एंड वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी जैसे नेट के एग्जाम में होती है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। एंड पेपर का लेवल भी काफी हद तक नेट की ही तरह था, नेट के एग्जाम की तरह। एंड क्वेश्चंस मैम नेट में अगर अच्छे से अपना नेट सब्जेक्ट में तैयार है तो नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चंस नहीं ठीक। होती, ये थोड़ा लर्नर्स को कन्फ्लिक्ट करेगा, नहीं तो नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वहां होती होगी। नहीं मैम नेगेटिव मार्किंग, वही मैं कह रही, मैं दोनों में नेट में मार्किंग नेगेटिव नहीं थी, यही मैं कह रही हूँ। अच्छा, ये दोनों में नेगेटिव मार्किंग्स नहीं थी, दोनों ये में। चीज सिमिलर थी दोनों में। ओके, गुड गुड। हाँ ये चीज मैं कह रही हूँ। ठीक है। यस मैम। हाँ जी। सो इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस आए थे और कौन कौन से स्ट्रीम से? प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। मैम 100 क्वेश्चंस ही थे। 100 क्वेश्चंस ही थे। मतलब पेपर जो सिलेक्ट किया पेपर 2 उसके लिए जो मैंने सिलेक्ट किया था ना अप्लाइड इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस थे, वो 50 क्वेश्चंस थे। तो लाइक दो पेपर उसी तरह से वो पेपर था, लेकिन कंबाइंड वे में वो पेपर था पूरा का पूरा। एंड यही क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस का लेवल भी ऑलमोस्ट नेट जैसा ही था, थोड़ा कम ही रहेगा यही मैं कहूंगी। यस, बिल्कुल। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पीएचडी का जो एंट्रेंस होता है कंपैरेटिवली इजी रहता है, अच्छा होता है, आप दे सकते हो सिमिलर सब्जेक्ट को पढ़ के भी। वेरी नाइस। हाँ। अच्छा, तो अब वहां पे फिर यस मैम। सिनॉप्सिस आपको पता था बनाने? कितने टाइम में आपने सिनॉप्सिस तैयार कर लिए फिर? सिनॉप्सिस का मैम मुझे पूरा आइडिया था कि सिनॉप्सिस मुझे बना के ले जानी होगी, क्योंकि डीयू में ये चीज जब इंटरव्यू हुआ तो मैं समझ गई थी कि एकदम अच्छी सी एक सिनॉप्सिस बहुत मैटर करती है सिनॉप्सिस, और वो तैयार होनी ही चाहिए। और वो तैयार होने के अलावा वो प्रिपेयर्ड भी बहुत अच्छे से होने चाहिए, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो उसके बारे में और बहुत अच्छी नॉलेज हो उस टॉपिक को लेकर आपको, क्योंकि बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, कुछ इधर उधर से कुछ नहीं, सिर्फ आपकी सिनॉप्सिस ही मैटर करती है वहां पे। तो जो सिनॉप्सिस मैंने प्रिपेयर कर ली थी वो मैंने मैंने 10 डेज तो प्रॉपरली डिवोट कर दिए थे सिनॉप्सिस के लिए, 10 to 15 डेज, क्योंकि मुझे एक अच्छी सी सिनॉप्सिस प्रिपेयर करनी थी। तो मैंने 10 डेज डिवोट करे थे, और काफी पहले से मैं रेडी हो गई थी सिनॉप्सिस के लिए कि जब भी इंटरव्यू का कॉल आएगा तो कोई टेंशन नहीं है, एकदम प्रिपेयर्ड है, रेडी है। और 10 to 15 डेज में मेरी सिनॉप्सिस ऑलमोस्ट एकदम कंप्लीट थी, अलोंग विद द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो भी डिमांडेड रहती है काफी यूनिवर्सिटीज में। वेरी तो नाइस। एक मतलब पीपीटी आपने भी रेडी पहले से थी ही, एंड एक सिनॉप्सिस। वेरी गुड, आपने पहले से ही सारी प्रिपरेशन कर यस ली मैम। थी। अगर आपको पता है कि आपने पीएचडी करनी है, अगर आपको पता है कि आपने यस पीएचडी मैम। करनी है तो बेटर टू प्रिपेयर, पहले ही से ही आप प्रिपेयर हो जाओ और अपना सिनॉप्सिस तैयार रखिए और उस सिनॉप्सिस के टॉपिक को अच्छे से स्टडी करके रखिए। डाटा कलेक्शन एंड ऑल, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो वो क्वेश्चंस अपने तैयार रखिए। अच्छा, अभी हम आपसे पूछते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे वहां पे पूछे गए थे इंटरव्यू में? मैम क्वेश्चंस बेसिकली सारे के सारे ही सिनॉप्सिस रिलेटेड ही थे, कुछ इधर उधर से नहीं है। और सिनॉप्सिस में पहले वो आपने टॉपिक को पूछते हैं और फिर टॉपिक को थोड़ा इलैबोरेट करने के लिए कहते हैं, दैट टॉपिक के बारे में बताइए कि क्यों आपने ये टॉपिक सिलेक्ट किया, क्या कोई स्पेशल रीजन है ऐसा सिलेक्ट करने के लिए। देन वो आपकी मेथोडोलॉजी से पूछते हैं कि आप क्या मेथोडोलॉजी प्लान कर रहे हो फॉर कंडक्टिंग दिस पर्टिकुलर रिसर्च। एंड लिटरेचर रिव्यू से भी पूछ सकते हैं, बिकॉज वो पूछ सकते हैं कि क्या आपने कुछ स्टडी करी है या बस ऐसे ही आप आ गए हो यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। तो लिटरेचर रिव्यू से भी डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑल्दो मेरे से लिटरेचर रिव्यू तो उतना नहीं पूछा, लेकिन हाँ मेथोडोलॉजी
पूछी गई थी और टॉपिक के रिलेटेड कि टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया ये पूछा गया था। सो ये बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। ऑब्जेक्टिव भी पूछे गए थे, ऑब्जेक्टिव क्या है, और बेसिकली वो जो मेरा टॉपिक था वो टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने कुछ चीजें और भी मुझसे पूछी जो सिनॉप्सिस के थोड़ा बाहर से थी, लेकिन हाँ वो देखना चाहते थे कि इस सिनॉप्सिस से हटके भी कुछ तैयार किया है कि नहीं। तो कुछ टॉपिक से बाहर का था वो जो सिनॉप्सिस में नहीं था, लेकिन हाँ उन्होंने मुझसे पूछा था। इस तरह के क्वेश्चंस थे मैम। अच्छा, आपका एंड जो टॉपिक इंटरव्यू, अच्छा किस चीज से रिलेटेड था? मेरा टॉपिक जो था मैम एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड था। ओके, हाँ जी, आप बताए थे यस इंटरव्यू मैम। के बारे में। यस मैम, तो मेरा जो टॉपिक था तो थोड़ा सा करंट टॉपिक है, ये थोड़ा ट्रेंडी है, तो इससे रिलेटेड काफी चीजें हाल में हुई हैं, तो वो देखना चाहते थे कि ये सारी चीजें मुझे पता है या नहीं, तो उन्होंने उस तरह की चीजें भी पूछी थी। तो जो भी आप टॉपिक सिलेक्ट करो बस ये मेक श्योर करना होता है कि आपको उसकी सारी लगभग सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो सबको सब कुछ नहीं पता हो सकता, लेकिन हाँ लगभग सब कुछ पता हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। अच्छा, यस मैम। तो इंटरव्यू के बारे में आप बताइए कि किस टाइप का इंटरव्यू आपको फेस करना पड़ा था उस टाइम पे? डीयू का इंटरव्यू के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैम डीयू का इंटरव्यू थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक हो गया था, क्योंकि डीयू का इंटरव्यू सिनॉप्सिस से कम और इससे ज्यादा हो गया था दैट मैं एमकॉम अप्लाइड इकोनॉमिक्स हूँ, एमए नहीं हूँ, तो उस पे चर्चा थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, तो वो ऑफ द ट्रैक चला गया। लेकिन हाँ एलयू का इंटरव्यू ओवरऑल मेरा पूरा सिनॉप्सिस बेस्ड था, और वो इंटरव्यू था जो लग रहा था कि हाँ मुझे डिफेंड करना है अपने टॉपिक को, मैं पीएचडी करने जा रही हूँ, तो मुझे रिसर्च के लिए पूरी नॉलेज होनी चाहिए, एंड वहां पे मुझे बेसिकली अपने टॉपिक को डिफेंड करना था, जो मैंने कोशिश करी कि सारे हद तक ही मैं कर पाऊं। एंड टॉपिक जो भी आपका रहे, आपको बस ये रहता है कि वहां पे ये मेक श्योर करना होता है कि वो जो टॉपिक होना चाहिए थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज्यादा उस पर कुछ काम ना हुआ हो, कि मतलब ऑलरेडी उस पर सारी चीजें हो गई हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं रह जाता है और कोई ध्यान से फिर उस चीज को नहीं सुनेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये देखना होता है कि आपका जो भी टॉपिक हो थोड़ा सा हटके होना चाहिए, जो चीज थोड़ा सा अभी छूट गई है और उस पर काम नहीं हो पाया है, ताकि आपका रिसर्च गैप और रिसर्च प्रॉब्लम निखर के बाहर आए। तो इसी के रिलेटेड मेरा वहां पे इंटरव्यू रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी आपने मेरे को जैसे बताया कि उन्होंने पूछा आपने ये टॉपिक चूज किया ही क्यों? तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने यही टॉपिक क्यों लिया एमएसएमईजी, तो इसके बारे में आप बताइए। उस टाइम पे आपने क्या मैम सोचा किया? एमएसएमई लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन कह सकते हैं हम इंडियन इकोनॉमी के लिए, जो कि एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। लाइक एमएसएमई बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो रीजनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो, और चाहे वो प्रॉब्लम हो कि हमारा प्रोडक्शन बेस, हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल एक्सपैंड करने की बात हो। तो इस सारी चीजों को एक साथ टैकल करता है। लेकिन मेरा जो टॉपिक था, अब पीएचडी आप सारा चीजों पे तो नहीं कर सकते एक साथ, तो मेरा बेसिकली जो था वो एक्सपोर्ट पोटेंशियल से रिलेटेड था। बट जब मैंने स्टार्ट किया इस टॉपिक के बारे में बोलना, तो मैंने स्टार्ट सब सारे चीजें एक साथ लेकर करी थी, बट एट द एंड मैं लेकर नैरो डाउन कर दिया अपने पर्टिकुलर टॉपिक पे, जो कि था एक्सपोर्ट पोटेंशियल, कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल का एनालिसिस करना है इन दिस पर्टिकुलर रिसर्च विच आई एम प्रपोजिंग। एंड क्योंकि एक्सपोर्ट पोटेंशियल एमएसएमई का कहीं ना कहीं लैक करता है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ यूनिट्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो कि 95% है ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, तो इतना उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए था, जो कि कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। तो उसी का एक एनालिसिस था, तो उसके लिए मैंने प्रपोज किया था वहां पे इन द इंटरव्यू। अच्छा, इसमें आप डाटा कैसे ले रहे हो? प्राइमरी, सेकेंडरी, किस टाइप का डाटा आप रेफर? मैम बेसिकली लाइक एक कॉम्बिनेशन है, ये डेटा एक कॉम्बिनेशन रहेगा, सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी दोनों सोर्सेस का डेटा रहेगा। हम कुछ मैंने ऐसा प्रपोज किया था दैट कुछ मेजर एमएसएमईज से बातचीत करेंगे रिगार्डिंग कि उनको कितना सो क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है, किस किस सोर्सेस से अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि एमएसएमईज फेस करती हैं प्रॉब्लम, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस से उनको इजीली क्रेडिट नहीं मिल पाता है, तो वो
और भी तरीकों से क्रेडिट जो कि हाई इंटरेस्ट रेट में अवेल करने की कोशिश करती हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी कॉस्ट को बढ़ा देता है और कॉम्पिटिटिवनेस को कम कर देता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज दोनों को और सेकेंडरी सोर्सेज जो कि वहां पे इंटरव्यू में भी बात आई थी कि सेकेंडरी सोर्सेज उतने रिलायबल नहीं होते हैं, तो वो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आपके मुंह से सुनना भी चाहते हैं कि आप प्राइमरी सोर्सेज का नाम जरूर लें और प्राइमरी सोर्सेस कैसे कलेक्ट करने हैं उसको जरूर स्पेसिफाई करें, क्योंकि सेकेंडरी सोर्सेस फिर रिलायबिलिटी लैक कर जाएगी और उसके बाद फिर आपका टॉपिक फिर उतना अच्छा नहीं रह जाएगा। तो आपको दोनों को इंक्लूड करके चलना है और दोनों को इंक्लूड करके बताना है कि ये सोर्सेज रहेंगे, और सेकेंडरी में भी स्पेसिफाई कर दीजिए एग्जैक्टली क्या क्या सोर्सेज हैं आपके। ओके, रियली नाइस। अच्छा मुझे बताओ, आप स्टडीज में हमेशा से ही अच्छे रहे हो? लाइक अगर हम बात करें। हाँ मैम, 12th तक इफ आई टेल यू, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड पीस। और प्लान्स कुछ अलग थे, पहले कुछ प्लान्स अलग थे, इंजीनियरिंग के प्लान्स थे, बट देन आई रियलाइज कि मैं ड्रॉप नहीं कर सकती, मुझे ड्रॉप करना, एक साल बैठ के तैयारी करना, ये चीज अपने आप में बहुत बड़ी लगती है। तो मैंने पीसीएम क्विट करके मैं आ गई कॉमर्स में एंड बीकॉम किया, एमकॉम किया। परसेंटेजेस हाँ अच्छे रहे हमेशा से, जो कि आई डोंट नो, थोड़ी मेहनत थी और मम्मी पापा का सपोर्ट था। एंड उसके बाद मैम कॉमर्स में आने का रीजन था कि मैं बैंकिंग में जाऊंगी, बट देन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसने मुझे रियलाइज करवाया दैट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अपने आप में ही बहुत ही प्रेस्टिजियस थिंग है, बहुत रिस्पेक्टफुल थिंग है और बहुत ही कमाल की चीज है। अगर मैं इस लाइन में जाती हूँ, हटके होगा और बहुत अच्छा रहेगा, और मुझे फील हुआ दैट आई कैन डू दिस इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग एल्स लाइक बैंकिंग और एनीथिंग एल्स। तो इस तरह से मैम मैं शिफ्ट हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और बस मैंने बुक्स का नाम बटोरना शुरू किया, बेस्ट बुक्स अवेल करना शुरू किया, और अपने आप ही शुरू हो गई मैम मैं इस लाइन के लिए। वेरी नाइस। मैं यही देखना चाह रही थी, कुछ ट्विस्ट आया है। जैसे आप एकदम साइंस बैकग्राउंड से, यस मैम। कॉमर्स से आप इकोनॉमिक्स का नेट दिया, नेट के बाद आपने फिर कॉमर्स का नेट जेआरएफ दिया। सो दिस इज हाउ योर जर्नी, एक तरीके से टर्न अराउंड बहुत आए हैं और उसमें भी आप सक्सेस हुए हैं। जिग्जैग हाँ मैम, थोड़ा जिग्जैग चली है, बट एक्सपीरियंसेस मिले हैं, और जब कुछ अलग अलग करते हैं ना तो फिर मैम बहुत से नए फ्रेंड्स बनते हैं, अलग अलग लाइन के फ्रेंड्स बनते हैं, अच्छा एक्सपोजर हो जाता है और हर फील्ड की नॉलेज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ऑलराउंडर टाइप बन चुकी हो, अपने पूरे हर एक कंसर्न को कंसर्न के बारे में आपको पता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम दोबारा से पीएचडी पे आए थे। सो इसमें यस मैम। आपकी मेथोडोलॉजी किस टाइप की रही? इसमें आप कैसी मेथोडोलॉजी यूज करो, कितना मैम सैंपल आपको लगता है कि आप ले लोगे यहाँ पर? मैम बेसिकली जो रिसर्च डिजाइन है वो डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन है, जिसमें मेरा ये है कि मोस्ट डेटा जितना कलेक्ट हो सकता है वो डेटा होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के लिए जितना अच्छा बेस रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन फॉलो करनी है, और सैंपल देखिए मैम, बात ये आती है कि सोच सकते हैं एक चीज, और एक चीज है कि क्या कर सकते हैं एट द एंड। तो सोचा ये है कि सैंपल एक अच्छे साइज का रहे, लाइक अगर सैंपल मैं 50 यूनिट्स से बात कर सकूं, 50 यूनिट से कनेक्ट कर सकूं तो अच्छा रहेगा, बट वो क्या हो सकता है एट द एंड फिर वो मैटर करता है। हाँ हाँ, वो तो आगे की बात है। ये तो एक टेंटेटिव होता है, हम टेंटेटिव चैप्टराइजेशन और टेंटेटिव यस मैम। लेकर चलते हैं हर बार। जी, चलिए। और कुछ आप शेयर करना चाहते हो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू? मैम मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि if you are going for PhD and if you are choosing to become an assistant professor, आपको बहुत से लोग बहुत कुछ बातें बताएंगे, बट आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहना है और बहुत ज्यादा अपने गोल की तरफ कंटिन्यू देखना है। ईयर्स को बंद करिए, सिर्फ आईज को खोलिए और माइंड को ऑब्वियसली खोलिए, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत टाइम लग जाएगा, ये है वो है, बट आप
बस फोकस्ड रहो, बहुत फोकस्ड और बहुत डेडिकेटेड रहो, और स्टार्ट करो प्रिपरेशन, अच्छे से स्टार्ट करो, और मैम की क्लासेस की हेल्प ले लो, और गो फॉर पीएचडी, गो फॉर जेआरएफ। एंड बहुत ही अच्छी, बहुत ही रिस्पेक्टफुल लाइन है, और बिल्कुल टेंशन की जरूरत इसमें नहीं है, और ये लाइन आपको बहुत रिस्पेक्ट देगी और बहुत ज्यादा आपको फील कराएगी दैट यू नो यू आर डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंट एंड समथिंग वेरी नाइस। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने इंस्पिरेशन इन सबको दिया है। सो फ्रेंड्स, मेनली बात यही है, अपनी जो लाइफ की गाड़ी है, इसको चलाते रहो। ये मत सोचो कि अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अपना वर्क करते रहो, जैसे डिवोटेड रहोगे, कंटिन्यूअसली अपने जैसे कि गोल की तरफ आगे बढ़ते रहोगे, जेआरएफ, पीएचडी एंड साथ-साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी ट्राई करो। ये तीनों चीज़ें, रिसर्च पेपर भी लिखने की कोशिश करो, ठीक है? तो ये चारों चीज़ें जब साइमल्टेनियसली आप करते रहोगे, तो चीज़ें अपने आप होती रहेंगी और आप उस लेवल तक पहुँच जाएँगे। आपका एपीआई स्कोर लेवल, आपका इंटरव्यू की स्किल, सब कुछ अपने आप डेवलप हो जाएगा। ये पॉडकास्ट इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आप सीखो कि एक सामने जो पर्सन है, जो इंटरव्यू क्लियर करके बैठा है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उन्होंने कितने अच्छे से कैसे बातों को एक्सप्रेस किया है। जैसे अनन्या ने भी कितने प्यार से, कितने सही तरीके से सभी बातों को सामने एक्सप्रेस किया है, कैसे उनके एक्सप्रेशंस रहे हैं बात करते टाइम पे। इनसे आप भी सीखिए और अपने इंटरव्यू में भी इसको यूज कीजिए। दैट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट। सो थैंक यू सो मच अनन्या। यस मैम, मैं बिल्कुल जी। मैम इनफैक्ट मैं एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि समटाइम्स स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम क्या स्ट्रैटेजी है, क्या हाँ, कितने आवर्स डिवोट करने हैं, या कैसे हम इस लाइन में सक्सेस पा सकते हैं। तो मैम बस मैम एक ही चीज मैं बोलती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं, बट अपने आप को अगर अलग दिखाना है ना, तो फिर आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, और आपको एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि आप क्या फील करते हो और आप क्यों डिजर्व करते हो टू बी ऑन द टॉप in whatever you are doing. So just don't be shy and just start speaking whatever it is. जी, ज़रूर। एंड एक्सपोजर होगा अगर आप सेमिनार्स करते हो, कॉन्फ्रेंसेस करते हो, तो बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा, आपने सेमिनार्स में रिसर्च पेपर भी प्रेज़ेंट किया है या अभी लिए हैं जब जैसे कि हाँ, हाँ, मैंने मैम सेमिनार में पेपर प्रेजेंट किया है, एंड मेरा जो पेपर था वो बेसिकली इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड था, क्योंकि वो एक सेमिनार उसी के पर्टिकुलर टॉपिक पे थी। तो मैंने पेपर प्रेजेंट किया है, एंड वहाँ पे पेपर प्रेजेंट करने के अलावा बहुत कुछ सीखने को वहाँ पे मिला। बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट्स बने और उससे मुझे बहुत फायदे भी हुए हैं, जैसे ड्यू के कुछ लोगों से कॉन्टैक्ट्स बने मेरे, और भी यूनिवर्सिटीज के लोगों से कॉन्टैक्ट्स बने। तो आपको आपको अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस को देखते रहना होगा कि कहाँ कहाँ हो रही हैं, और लिखना शुरू कर दीजिए, किसी चीज का वेट मत करिए, रिसर्च पेपर खुद से बस आप स्टार्ट कर दीजिए, जैसा भी आप शुरू में लिखेंगे इट डजेंट मैटर्स, बट आप लिख तो रहे हैं, आप प्रेजेंट तो कर रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है और आपके कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर इस लाइन के लिए। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया आपने कि जब हम सेमिनार्स वगैरह में जाते हैं ना, तो सेमिनार्स मेनली लोग इसलिए जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क्स बनते हैं, वहाँ पे लिंक्स बनते हैं, जैसे अभी आपने मेंशन भी किया है और हमने यस मैम, पढ़ा भी है पोस्टर, कनेक्शंस स्ट्रांग होते कनेक्शंस हैं। बनते हैं। और फिर वो जो नेटवर्क्स, वो भी चाहते हैं कि दे आल्सो वांट टू नो अबाउट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और डिफरेंट लिंक, वो भी बनाना चाहते हैं, आप भी चाहते हो, और इससे आपका जो बेस है ना वो स्ट्रांग बनता है पीछे से। और आप जब बातें करते हो तो भी अगेन आपको एक यस दूसरे मैम, से डिस्कशन करना आ जाता है। अब बात करते करते कोई टॉपिक निकलेगा, कोई आपका टॉपिक पूछेगा, आपको उनका टॉपिक पता चलेगा, देन ऑल्सो यू गेट एग्जैक्टली, आइडिया। यस मैम। हाँ जी, जी, तो दोनों। जितने भी सेमिनार्स है बस पार्टिसिपेट करना है। जी, आपने रिसर्च पेपर वैसे लिखा भी है पब्लिश करने के लिए या सेमिनार में ही दिया है? पब्लिश तो मेरा अभी पेपर कोई नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मैंने लिखे हैं और प्रेजेंट किए हैं, और जिनके मुझे बस सर्टिफिकेट्स अचीव हुए हैं। जी, जी, ज़रूर। चलिए जी, ऐसे ही आप भी अपने नेटवर्क्स भी बना सकते हैं और बस बात करना सीखो, बोलना सीखो, जैसे मैंने समझाया इसी तरीके से आगे बढ़ो। सो थैंक यू सो मच। एनी लास्ट एडवाइस यू वांट टू शेयर विद ऑल, देन वी विल वाइंड अप। Lastly, just be confident in what you are choosing and just keep on working, no matter what. आप पहले मे बी आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, बट इट डजेंट रियली मैटर्स। बस आप लगे रहो, और आप
ये चीज सोचो कि हाँ आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, इन द कमिंग 2 years और 3 years, आप किस फॉर्म में, लाइक मैं सोचती थी कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में या इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में इस तरह से जाके बोलना है माइक पे, एक अच्छी सी क्लास हो, वहां पे इतने सारे लर्नर्स बैठे हों, और वो चीज मुझे अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट भी फील कराती थी, बहुत खुश करती थी कि ये समथिंग मुझे यहाँ पे पहुंचना ही है, यही है मेरे लिए। सो दैट इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड वो चीज जब आप फील करोगे कि हाँ ये है, यहाँ पे जाना है, तो आपको अपने आप ही मोटिवेशन मिल जाएगा और किसी और से मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड उस जब वो इंटरनल मोटिवेशन एक बार आपको मिलेगा, देन यू विल जस्ट keep on doing your best. So just go for that internal motivation instead of that external motivation, जो कभी कभी गलत भी हो जाता है। बिल्कुल जी, क्योंकि एक्सटर्नली अगर एक जगह से मोटिवेशन मिलेगा तो कहीं ना कहीं से डिमोटिवेशन भी मिल रहा होगा, सब कुछ साथ साथ चलता है, तो मिल आपको रहा किसी होगा, की भी इसलिए इंटरनली आपको बहुत किसी यस की टेंशन नहीं लेनी कि घर पे भी कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं या बाहर भी हो सकते हैं, आपको बस अपने ऊपर बिलीव करना है और कॉन्फिडेंटली अपने गोल को पाके दिखाना है। यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, यस मैम, सो ड्रीम, बिलीव एग्जैक्टली, and achieve. This is what our motto is. यस And stay blessed, friends. यस अगर मैम, आपकी भी कोई स्टोरी है, आप चाहते हो कि आप भी शेयर करना चाहते हो वर्ल्ड के साथ, कैसे आप इतनी जर्नी तक पहुंचे हैं, अपनी लाइफ में स्ट्रगल करा है या किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे पहुंचे हैं, डेफिनेटली यू कैन शेयर इन द फॉर्म. That link is in description box. Thank you so much, Ananya. थैंक यू आपको मैम, थैंक यू, stay blessed and have a nice time to all. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू।